साथ में कौन सा है, क्या लिखा, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर, क्या लिखा, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर पार्टिकल्स ऑसिलेट करेंगे। ओके, पार्टिकल की ऑसिलेशन प्रोपोगेशन डायरेक्शन को परपेंडिकुलर रहनी चाहिए। तो ई और बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड ऑन वाई एक्सिस, सो वेव प्रोपोगेशन डायरेक्शन ऑन जेड, और इसलिए ये वर्ड लिखा है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स एंड नॉन मैकेनिकल। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक, ये सब मार्क करके रखना कि एनी 4 एनी 6 2 मार्क्स क्वेश्चन में जब पूछेंगे तो डायरेक्टली लिख देना है। ओके, तब बाकी वाली कैरेक्टरिस्टिक लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बाकी में सब एक्सप्लेनेशन है, ज्यादा लिखना पड़ता है, लेकिन उसके अंदर लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, 6th नंबर, द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्री स्पेस या वैक्यूम इंपॉर्टेंट कांस्टेंट एंड डिपेंडेंट ऑन अ वेवलेंथ, ऐसा लिखा, इट्स वैल्यू 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो हम जानते हैं, c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, और इससे आपको ऐसा यूनिट के अंदर 1 मीटर की डेफिनेशन दी थी। ऐसे भी हमने एसआई टेबल जब प्रिपेयर किया था तो डेफिनेशन प्रिपेयर नहीं की थी, क्योंकि बहुत डेंजरस डेफिनेशन थी, लेकिन इन लोगों ने यहाँ वो रिपीट करके दी है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम in timing 3 × 10⁸, जो अप्रोक्सीमेट है सेकेंड, इज कॉल्ड 1 मीटर। इतने टाइम के अंदर लाइट जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी इसको आप क्या बताएंगे, 1 मीटर। इसको क्या लिखेंगे, 1 मीटर। 1/c करके लिखा जाता है। इसमें एग्जैक्टली वैल्यू 2.9979 ऐसा करके 2458 ऐसा कुछ पूरा कंटिन्यू रहेगा, लेकिन अप्रोक्सीमेशन 3 × 10⁸ से भी लिख सकते हैं। ओके, तो इतने टाइम के अंदर जो डिस्टेंस स्टार्ट होता है किससे, लाइट, उसको 1 मीटर बताया जाएगा। ये किसमें लिखा, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 6। ओके, 7 में क्या लिखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो कौन कौन सी, फॉर एग्जांपल लाइट जो है उसके लिए हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अब तक पढ़ी। तो हम जानते हैं कि रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, डिवीजन होता है, स्कैटरिंग होती है, ये सभी आगे स्टैंडर्ड में पढ़ लिया था। ओके, तो यहाँ भी उन लोगों ने बताया कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इसके लिए सही है। तो क्या हर्ट्ज ने सबसे पहले बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब जो पहले वर्ड लिखा वो वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट है, क्या लिखा उसने, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन चैप्टर नंबर 10 में है, सेकेंड पार्ट के अंदर चैप्टर नंबर 10 डिफ्रैक्शन। ओके, बाद में रिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, वो तो आपको पता होगा। पोलराइजेशन का मतलब, पोलराइजेशन, रिफ्रैक्शन तो जानते हैं हम, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वो पता है। डिफ्रैक्शन इन चैप्टर नंबर 10। ओके, एंड पोलराइजेशन, पोलराइजेशन पढ़ा था पहले कहीं भी? यस सर। कहाँ? चैप्टर 1। चैप्टर 1 में क्या लिखा था पोलराइजेशन में? चैप्टर 1 में पोलराइजेशन नहीं था, लेकिन फिर भी तू बता तो सुनेंगे ना हम। अरे नहीं सर, सेकंड में था, सेकंड में था। सर वो लाइट वेव जो वन प्लेन से ज्यादा में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है, फिर से बता दो। वो लाइट वेव जो मोर देन वन प्लेन से ज्यादा में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, इसको पोलराइजेशन बताया नहीं सर। इंसुलेटर को ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। यस, हमने बताया था कि जब आप इंसुलेटेड मतलब डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें जो इंसुलेटर है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं और वहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उसको पोलराइजेशन बताया था। इसको हमने पोलराइजेशन बताया था। ओके, यहाँ जो पोलराइजेशन है वो चीज डिफरेंट है, वो भी चैप्टर नंबर 10 में लास्ट टॉपिक है। चैप्टर नंबर 10 जो है वेव मैकेनिक्स, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट, 3 कैरेक्टरिस्टिक है चैप्टर नंबर 10 के अंदर। सबसे पहले इंटरफेरेंस, ओके, उसके बाद डिफ्रैक्शन और उसके बाद पोलराइजेशन। इंटरफेरेंस का मतलब
एज पर एग्जाम्पल सपोज रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो लाइट स्ट्रेट लाइन मोशन करती है, लेकिन वेव ऑप्टिक्स के अंदर लाइट चारों ओर मोशन करेगी, चारों ओर। ओके, तो चार और जब मोशन की बताएंगे तो सबसे पहले तो इंटरफेरेंस, बाद में डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन मतलब शार्प जो सरफेस होती है ना, वहां से थोड़ा बहुत वेव टर्न होता है, या स्ट्रेट जाने से बदले थोड़ा इसका पाथ चेंज होता है, इसको डिफ्रैक्शन। अभी इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि पूरी चैप्टर नंबर 10 11 मार्क्स है, और इसके अंदर 11 to 12 मार्क्स, इसने टोटली 3 कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन किए, और सबसे पहले इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए ये सभी कैरेक्टरिस्टिक राइट ऐसा लिख के दिया है। ओके, हर्ट्ज ने सबसे पहले बताया था। हर्ट्ज ने क्या बताया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सपीरियंस द डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ओके, और बाद में नोड्स एंटी नोड्स वाली जो फिनोमिना थी, नोड्स या एंटी नोड्स, ओके, नोड्स एंटी नोड्स की जो फिनोमिना है, इससे उन्होंने ये आपको इक्वेशन दिया, C इक्वल टू एफ लैम्डा, V या C इज इक्वल टू एफ लैम्डा, V या C इज इक्वल टू क्या लिखते हम, एफ लैम्डा। वो फॉर्मूला उससे उसने कंप्लीट करके दी थी। ओके, इसमें क्या होता है कि हमको क्वेश्चन था 11 के अंदर, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटेड नोड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटेड एंटी नोड्स, था ऐसा कुछ? हाँ सर। ऐसे एमसीक्यू हमने कंप्लीट किए थे। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटेड नोड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटेड एंटी नोड्स, वो सब जो मतलब थियरी थी, उससे उन्होंने ये वाली फॉर्मूला दी है, कौन सी? C इक्वल टू एफ लैम्डा या V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ओके, और इससे उन्होंने जो लाइट की वेलोसिटी मतलब कैलकुलेट किया, अप्रॉक्सीमेट मैच हो जाती है, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक उन लोगों ने कंप्लीट करके दी, वो कौन सी थी? 7 नंबर। 8 नंबर पढ़ो। अभी भी बताया था, फिर से उसने लिखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द पोलराइज्ड व्हिच कैन बी सीन फ्रॉम टेंशन ऑफ वेव फ्रॉम स्मॉल AM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। क्या लिखा? polarized electromagnetic waves are polarized which can be seen from the attention of a wave from small AM radio broadcasting। अब पोलराइज होने का मतलब क्या होता है कि एज पर एग्जांपल आप पोलराइज करेंगे तो AM वेव तो अभी मेरे ख्याल से बहुत कम मिलते होंगे रेडियो स्टेशन के अंदर, तो FM ही मिलता है, AM नहीं होता। और एक चीज और भी है कि 15 नंबर चैप्टर कैंसिल हो चुका है, मतलब हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर है, गुजरात बोर्ड ने कैंसिल किया हुआ है कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कम्युनिकेशन सिस्टम के पूरा चैप्टर ही नहीं पूछते वो लोग। कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर बता कि कम्युनिकेशन जो होता है इसके लिए मॉड्यूलेशन रिक्वायरमेंट है, मॉड्यूलिटी। और मॉड्यूलेशन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट 3 टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन। एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मतलब AM, पुरानी जो रेडियो स्टेशन थी वो AM टाइप की थी। ओके, बाद में AM के बाद फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मतलब FM, जो अभी आप सुन रहे हैं। AM में क्या था कि बहुत लो फ्रीक्वेंसी थी, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से सुन सकते थे, लो फ्रीक्वेंसी। ओके, वो उन्होंने कंप्लीट किया। वो पोलराइज होने के कारण ये काम होता था, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर पोलराइज, तो इसका मतलब AM टाइप की जो भी रेडियो वेव्स है वो भी हम सुन पाते थे। FM तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो बहुत हायर फ्रीक्वेंसी है, AM से तो बहुत हायर है। और बाद में फेज मॉड्यूलेशन, वो स्पेस कम्युनिकेशन में काम में आता है, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन बहुत कम वो लोग देते हैं। सपोज आपने 15 चैप्टर भी पढ़ा होगा या पढ़ेंगे अभी भी इसके अंदर, क्योंकि ऐसे तो कहीं भी नहीं पूछेंगे लोग कम्युनिकेशन सिस्टम। तो 15 चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें AM और FM की इंफॉर्मेशन है, PM की इंफॉर्मेशन इन लोगों ने नहीं लिखी। क्यों? फेस मॉड्यूलेशन ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, सिर्फ नाम लिखा है। तो उन लोगों ने क्या बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द पोलराइज्ड, और इसलिए आप स्मॉल क्या लिखा, वेव फ्रॉम द स्मॉल AM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन, वो भी आप कंप्लीट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वेवलेंथ ज्यादा होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, और जो भी इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वो फ्रीक्वेंसी का है, वेवलेंथ है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा उतना परफेक्ट मतलब डेटा आप ट्रांसमिट कर पाएंगे। ओके, AM तो सबसे लोअर
फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होता है। रेडियो वेव्स के अंदर सबसे लोअर होता है वो एएम। ओके, 9th नंबर। अब 9th जो है उसकी एक्सप्लेनेशन ज्यादा भी है, लेंथी भी और काम में भी आएगी। इसमें लिखा है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिट द एनर्जी एंड मोमेंटम। ये अंडरलाइन करके रखना है, इन द ब्लैंक्स में पूछेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिट एनर्जी एंड मोमेंटम। जो एनर्जी उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी बताई जाती है। ओके, अब वो कैसे ट्रांसमिट होगा, तो एनर्जी के लिए एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट की जाती है। एनर्जी डेंसिटी की फॉर्मूला या डेफिनेशन, एनर्जी डेंसिटी दो बार हमने अब तक कैलकुलेट की एनर्जी है। पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम सेकंड चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और 6th चैप्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेंसिटी है 1/2 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर। 1/2 एप्सिलॉन 0 क्या लिखेंगे, स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड के लिए वो मेरे ख्याल से इसमें था इलस्ट्रेशन है, b²/2 μ0। energy density for electric field, energy density for magnetic field, but energy density for electromagnetic wave, so rho is equal to rho e plus b। ये दोनों फील्ड होती है, अब दोनों को ऐड करेंगे तो 1/2 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर b²/2 μ0, b²/2 μ0। अब दो फॉर्मूला से हम इसको किसी एक सिंगल फॉर्मेट में लिख सकते हैं। दो फॉर्मूला कौन कौन सी, तो सबसे पहले हमने आगे वो कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट की थी मेरे ख्याल से। ओके चलो, इसमें नहीं है, मैं लिख रहा हूँ। स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन 0। c इज इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन 0। क्लियर? ये जो बता c इक्वल टू μ0 एप्सिलॉन 0, तो इसको c स्क्वायर करके लिखेंगे तो 1/μ0 एप्सिलॉन 0। देखो इससे μ0 1/μ0 भी मिल सकता है और एप्सिलॉन 0 इससे मिलेगा। सेकंड, E/B इक्वल टू c। E/B इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, से। ये दो चीज हम याद रखेंगे और इस दोनों चीज से हम एनर्जी डेंसिटी फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी डेंसिटी की फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल, चलो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेट में लिखना है तो मुझे b और μ0 ऐड करना पड़ेगा। देखो 1/2 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर। चलो b² इक्वल टू लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, b उधर जाएगा, c नीचे आएगा, b² इक्वल टू c²/c²। ओके, 2c² लिख देता हूँ। ओके, 1/μ0 इससे लिखो 1/μ0 क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन 0 c²। तो इस फॉर्मूला से मैंने 1/μ0 रखा, इस फॉर्मूला से मैंने b² रखा, क्या कैंसिल होगा, so 1/2 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर and therefore rho is equal to epsilon 0 square in terms of electric field। ये जो आया in terms of electric field, यही चीज मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मेट में लिखना है in terms of magnetic field। तो फिर से लिखते हैं यहाँ, rho is equal to rho e plus rho b, 1/2 epsilon 0 square, b²/2 μ0। अब चेक करो, तब यहाँ 1/2 एज यूजुअल क्या लिख रहे हैं, μ0 इधर लिखेंगे तो अरे एप्सिलॉन 0 सॉरी, एप्सिलॉन 0 इक्वल टू सो μ0/c²। चलो E इक्वल टू, तो ये इधर जाएगा तो b²c² प्लस b²/2 μ0। सो नाउ c² कैंसिल, b²/2 μ0 प्लस b²/2 μ0।
and therefore rho is equal to d square upon mu 0. Clear? तो ये फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पता चला? ये प्रॉपर्ली याद रखना पड़ेगा। दर्पण में मेरे ख्याल से लिख के दिया, ये नहीं दिया, लेकिन इससे हो जाएगा। इट इज ऑल। जो मैंने आज फॉर्मूला लिखी c = 1/√μ0 वो भी कंप्लीट हो सकती है वो भी हम कंप्लीट कर सकते हैं, ओके। लेकिन इसमें पूरी डेरिवेशन नहीं दी, इसलिए इसको याद रखने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन c = 1/√μ0 ओके। इसको लाइट स्पीड बताई जाती है, स्पीड ऑफ लाइट, ओके। अब एक चीज याद रखो कि समझ दोनों के लिए आप दोनों ये आपको खुद को कंप्लीट करके देना है, होमवर्क करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, जो भी करना है। दोनों की मैग्नीट्यूड बताओ। μ0 कितना होगा? μ0 की मैग्नीट्यूड क्या होगी? μ0 की मैग्नीट्यूड क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ μ0? फिर से 4 pi into 10 raised to 8. 4 pi into 10 raised to 8 7. -7 epsilon 0 8.8 pi into 10 raised to -12. ये सिंप्लीफाई करने से आंसर वही मिलना चाहिए, 3 into 10 raised to 8। पता चला? यही आंसर आना चाहिए, ओके। पहले पुरानी जो टेक्स्ट बुक थी गुजरात बोर्ड वाली, इसमें ये 2 मार्क्स क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता था। दूसरा, ये दोनों की यूनिट लिखो, ये दोनों की यूनिट और सॉल्व करके दो। ये दोनों की यूनिट के सॉल्व करेंगे तो भी आंसर मीटर पर सेकंड आना चाहिए। इस टाइप की भी क्वेश्चन थी। ये डायरेक्टली आप याद रखेंगे। सपोज मैग्नीट्यूड ऑफ, ये नहीं लिखेंगे सी, डायरेक्टली मैग्नीट्यूड ऑफ √1/√μ0 epsilon 0 MCQ में इक्वल टू डैश, तो आपको डायरेक्टली 3 into 10 raised to 8 या 2.99 करके जो भी लिखा है into 10 raised to 8 याद रखना है। सपोज ऐसा पूछा गया कि 1/√μ0 epsilon 0 यूनिट क्या होगी, तो मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन फॉर्मूला m0 L1 t - 1, ये बहुत बार पूछा है, लेकिन जब भी पूछा उसने स्क्वायर करके पूछा, ओके। 1/μ0 epsilon 0 यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज 1/μ0 epsilon 0 मतलब c स्क्वायर। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक को ज्यादा एमसीक्यू देगी, ये आपको याद रखना है। तो कहीं भी ये काम में आएगा तो हम डायरेक्टली इसको यूज कर पाएंगे। एक बार फटाफट वो नंबर चेक कर लो, 9 नंबर, ये 9 नंबर तक एक बार पढ़ लो। चलो 4th 5th 6th 7 4th 5th 6th 7 8 9 10 बाकी है, 9 तक एक बार पढ़ लो। कंप्लीट।
हो गया बाकी? सर हो गया। ऐसा सोचो कि टेस्ट में बैठे हुए बाजू वाले से पढ़ना है तो स्पीड देखो बाद में, जल्दी हो जाएगा। सर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रॉन पास किया गया तो फिर डिफ्लेक्ट होगा कि नहीं होगा? पास किया गया मतलब फोर्स सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक का दोनों का फोर्स सेम है और इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तो फिर वो डिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा? एक चीज है, देखो किसी भी चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पास करें, आपको पुरानी टीवी ट्यूब सपोज याद है, पुरानी टीवी ट्यूब, तो वहां इलेक्ट्रॉन ही थे, वो डॉट 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 वाली स्क्रीन आती थी जिसके ऊपर वो इलेक्ट्रॉन कोलाइड होते थे, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होते थे, इसके बीच से वो इलेक्ट्रॉन पास होता था और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड पास हुआ जो हर स्क्रीन के डॉट के ऊपर मतलब कोलाइड होते, तो वहां लाइट वाली डॉट होती थी। ओके, मतलब वो भी डिफ्लेक्ट तो होगा ही, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, डिफ्लेक्ट तो होगा, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन होना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है। अब एक चीज सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती होगी, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे हम्म, वो तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिफर करेगा ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कहाँ से देखेंगे, यहाँ से ही देख रहे चल। नहीं, अगर मैं स्टैटिक हूँ तो फिर दोनों दोनों प्रोड्यूस होगी, पर मैं दोनों एक मूवमेंट दूसरे को प्रोड्यूस करते करते आगे जाएंगे। क्या फिर से दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस करते करते मूव करेंगे। दोनों एक दूसरे के, लेकिन सबसे पहले क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड? मेरी क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई होगी या मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी? बाद में तो स्टार्ट हुआ ना, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक नहीं, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब ये चीजें ये लोगों ने लिख के नहीं दिया, लेकिन दो चीज है कि जहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट भी इस टेक्स्ट बुक में नहीं दी, इंडक्टिव एंड रेडिएटिव कंपोनेंट भी नहीं दिया, ये टॉपिक्स ऐसे थे जो ज्यादा रिपीट, पुरानी टेक्स्ट बुक में ऐसे क्वेश्चन जो ज्यादा रिपीट होते थे। हर्ट्ज ने एक चीज दी थी कि जहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होते हैं वहां सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। सेकंड चीज, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ प्रोड्यूस नहीं होती, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस उसने π/2 लिखा था, दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना, π/2। इसका मतलब क्या हुआ, एक डायग्राम से बता रहा हूँ कि जहां सोर्स है, जहां से स्टार्ट होता है सबसे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से स्टार्ट होगी, मतलब इतना डिफरेंस है, पता चल रहा है, π/2। और इसकी आगे जैसे जैसे वो वेव आगे जाएगा तो पावर तो लॉस होगा ही, तो पावर लॉस 1/r³ से होता है, 1/r³। जितना डिस्टेंस ज्यादा उतना जल्दी पावर वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, ये सोर्स के नजदीक की बात करते हैं, लेकिन सोर्स से बहुत दूर, एज फॉर एग्जाम्पल अभी हम अर्थ से सनलाइट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, तब ये दोनों की जो मतलब इस तरह से हो गए, दोनों सेम फेज में आ जाते हैं। स्टार्ट जो जहां सोर्स है वहां दोनों के बीच में π/2 रेडियन जितनी फेज डिफरेंस होती है, और पावर की जो लॉस होती है 1/r³ से होती है, जितना डिस्टेंस ज्यादा कवर किया उतनी पावर जल्दी लॉस हो जाएगी, 1/r³ से उसकी पावर लॉस होगी। लेकिन बहुत आगे जाएंगे, मतलब डिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा लेंगे, तब ये दोनों के बीच की फेज डिफरेंस 0 हो जाती है। फेज डिफरेंस यहाँ π/2, यहाँ फेज डिफरेंस 0, और यहाँ पावर लॉस 1/r से होता है, 1/r से। हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट में लिखा है कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, इससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और बाद में बताया वो बराबर है कि सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हुआ, बाद में इससे करस्पॉन्डिंगली मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, बाद में दोनों डिक्रीज होंगे, 0 हो जाएंगे, बाद में डायरेक्शन चेंज करेंगे, फिर से इंक्रीज होंगे, फिर से मैक्सिमम, उस तरह से उसकी प्रोपोगेशन चलेगी। ओके, उस तरह से उसकी प्रोपोगेशन आगे चलेगी। इसमें क्या है कि ये चैप्टर के अंदर भी नंबर ऑफ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो उन लोगों ने प्रॉपर्ली लिख के ही नहीं दी, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक में बता, उतना ही हम जानते हैं। 10 नंबर, चलो। When the electromagnetic waves collide on a surface, as exert the pressure on a surface, this is called the radiation pressure.
ये अंडरलाइन करना है रेडिएशन प्रेशर की डेफिनेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो सरफेस के ऊपर कोलाइड होती है तो प्रेशर क्रिएट होता है, तो बाहर जाते तो ये सनलाइट कोलाइड होती है तो प्रेशर बढ़ना चाहिए ना, लेकिन उसने लिखा है द एनर्जी इंसिडेंट ऑन एन एरिया या एनी सरफेस इन टाइम टी, यू मतलब टी टाइम के अंदर किसी भी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होने वाली जो एनर्जी वो यू है, एंड दिस एनर्जी इज कंप्लीटली अब्सॉर्ब, देन द मोमेंटम पी, मोमेंटम पी इज इक्वल टू यू बाई सी। देखो मोमेंटम लिखा, उसने प्रेशर नहीं बताया, अब मोमेंटम लिखा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या हुआ, फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, फोर्स, एंड प्रेशर इक्वल टू प्रेशर पी डैश करके लिखा, दोनों के लिए पी है, मालूम हो जाएगा एफ बाई ए। तो इस तरह से प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, फिर से पढ़ो। तो एनर्जी इंसिडेंट ऑन एरिया, sorry, any surface in time t with u, and this energy is completely absorbed, then the momentum but p is equal to u upon c। मोमेंटम की फॉर्मूला क्या होती है, m into v। मोमेंटम की फॉर्मूला क्या होती है, m into v। yes, तो u by c कैसे हुआ, what is the energy of electromagnetic wave। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वैल्यू m से स्क्वायर से लिख सकते हैं अपॉन c, मतलब m into c। तो m into c मतलब क्या हुआ, m into v हो गया, ये मोमेंटम हुआ। एनर्जी इन टर्म्स ऑफ m into c स्क्वायर, एनर्जी वो आइंस्टाइन वाली इक्वेशन यूज करके ऊपर नीचे इसकी कैंसिल कर, m into c मतलब क्या हुआ, m into v मतलब ये मोमेंटम ही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, टाइम के साथ चेंज होने वाली मोमेंटम वो फोर्स में हो जाएगी, और फोर्स अपॉन एरिया मतलब वो आपको प्रेस कर देगा। तो लिख के दिया है वो जो एक्सपेरिमेंट है 1903 में कंप्लीट करके दिया था, तो साइंटिस्ट ने प्रेशर कैलकुलेट करके दिया है। कौन सी वैल्यू दी है उसने, measure the radiation pressure of sunlight which was the order 7 into 10⁻⁻⁶ Newton upon meter square। This means that the force acting on a 10 centimeter square area, निगल से जो कैलकुलेट करके दिया था वो 7 into 10⁻⁻⁶ Newton upon meter square। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर जब एरिया 10 सेंटीमीटर लेंथ 10 सेंटीमीटर पे मतलब इतनी आप एरिया कंप्लीट करेंगे तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स से प्रेशर उसने कैलकुलेट किया है, कितना है 7 into 10⁻⁻⁹ तो न्यूटन अपन मीटर स्क्वायर लिखना चाहिए ना। देखो दर्पण के अंदर फोर्स एक्टिंग ऑन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ड्यू टू द रेडिएट, ओके प्रेशर, रेडिएंट प्रेशर से लगने वाली फोर्स है, फोर्स है मतलब न्यूटन ही होगा। 7 into 10⁻⁹ न्यूटन, इतनी फोर्स लगती है, इसलिए हमको वो फील नहीं होता कि सनलाइट से कितना हमको फोर्स लगता है, लेकिन फोर्स लगता है, 100% लगता है। ओके, देन 11 नंबर, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन द एनर्जी hence from a transmitting station it is carrying radio and TV signal। वो तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी, वो तो हम जानते ही, लेकिन वो ट्रांसमिशन कैसे पता चलता है, रेडियो और टीवी में हम देख सकते हैं रेडियो और टीवी। ओके, वो ट्रांसमिट जो एनर्जी है वो कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर यूज होती है, उसी एनर्जी से वो रेडियो और टीवी चलता है। देन उसके बाद नंबर 12, ये भी एनर्जी के फॉर्मेट में ही लिखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरिंग द एनर्जी फ्रॉम द सन टू अर्थ। अब ये एनर्जी आती नहीं होती तो माइनस में, बहुत ज्यादा माइनस में टेम्परेचर होता, बहुत नहीं बहुत ज्यादा माइनस में होता, समझे, एनर्जी नहीं आती तो पहले तो जो चेंज है अर्थ की सरफेस के ऊपर ड्यू टू सनलाइट वो होता ही नहीं। ये पीछे जितने भी कैरेक्टरिस्टिक भी वो इसलिए हम याद रख सकते हैं। पहले हमने जो नंबर डिसाइड किए थे वो थर्ड नंबर था, एक तो थर्ड नंबर E0/B0 इक्वल टू C, बाद में फिफ्थ था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड नॉन मैकेनिकल, बाद में 8 नंबर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोलराइज्ड व्हिच कैन बी सेंट फ्रॉम द
टेंशन ऑफ वेव फ्रॉम स्मॉल AM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, ये सिंगल स्टेटमेंट वाले सिंगल स्टेटमेंट के कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, और बाद में जो 4 दिए वो भी वही है, 11 नंबर, 12, 13 एंड 14। 30 में in region far from the source oscillation of the electric and magnetic field are in same phase, जो अभी मैंने लिखा था वही लिखा है, far region मतलब बहुत दूर। अब चेक करेंगे तो ये सेम फेज में होता है, इसका मतलब ऐसा हुआ कि सोर्स के नजदीक ऐसा नहीं होगा, सोर्स के नजदीक ऐसा नहीं होता होगा, और तब होता है π/2। और ये तो उन्होंने टेक्स्ट में दिया ही नहीं, पहले MCQ में था, गुड एग्जामिनेशन में पूछते थे, अब टेक्स्ट में ही नहीं है। और लास्ट जो है उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, 14 नंबर की। द डायरेक्शन ऑफ E क्रॉस B इज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। E क्रॉस B याद रखना है, B क्रॉस E ऐसा नहीं, E क्रॉस B। और इसके लिए वो 11th की जो क्रॉस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज थी, क्रॉस प्रोडक्ट फॉर यूनिट वेक्टर, वो आपको याद होना चाहिए। एज पर एग्जांपल हमने पहले कंप्लीट किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्स एक्सिस E क्रॉस B, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड ऑन वाई एक्सिस, सो I क्रॉस J इक्वल टू क्या लिखेंगे, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब प्रोपगेशन ऑन Z डायरेक्शन, क्लियर। अब ये जो कैरेक्टर पूरी कंप्लीट याद है नीचे, कि सपोज J क्रॉस K है तब जाके I, ओके, K क्रॉस I है तब जाके J, लेकिन इसको रिवर्स किया तो माइनस K, माइनस I एंड I क्रॉस K माइनस J। इसी तरह से आपको प्रोपगेशन की डायरेक्शन मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बताई, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बताई, उस हिसाब से आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और जो आंसर मिलता है वो वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन होगी, क्लियर। तो आपको मिनिमम 4 मैक्सिमम 6 ऐसे स्टेटमेंट सिलेक्ट करने हैं जो 2 मार्क्स क्वेश्चन में लोग पूछेंगे। राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या राइट एनी 6 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तब स्टेटमेंट काम है, तब इसमें सीक्वेंस की जरूरत नहीं है। एनी 4, एनी 6, एनी 4 बहुत बार पूछा है 2 मार्क्स के अंदर, इसलिए बताऊं कि इस चैप्टर से 2 मार्क्स क्वेश्चन सबसे ज्यादा यूज होगा। है कोई डाउट यहाँ 14 स्टेटमेंट तक? देखो इस चैप्टर में हमने स्टार्ट भी यहाँ से ही किया था, कौन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैरेक्टरिस्टिक से ही, ओके। तो एक पोर्शन ये है, ये 50% चैप्टर हो गया। अब एक 50% क्या आएगा, तो डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब चैप्टर की थियरी कंप्लीट। इससे इस चैप्टर में है ही नहीं, इस चैप्टर में 5 मार्क्स बहुत इजीली मिल सकते हैं। 14 स्टेटमेंट में कोई डाउट है या वरना आगे शुरू करेंगे? नो सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है उसको कंप्लीट करना शुरू करेंगे। उन्होंने हमको एक 11 नंबर क्वेश्चन में लिख के दिया है कि आपको इंफॉर्मेशन देनी है, राइट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन शॉर्ट। तो इन शॉर्ट तो पहले भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये जो लिखा है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम वाला भी है। सबसे पहले तो मैक्सवेल ने चीज बताई थी, ओके, कि इस टाइप के वेव्स हो सकते हैं। लेकिन पहले तो वही जानते थे कि जो विजिबल रेंज में है, क्योंकि हमको वही दिखाई देते थे। विजिबल रेंज से बात हमको पता ही नहीं था। बाद में पता चला कि अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, ये सभी चीज है, ओके। इनिशियली तो अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड पता ही नहीं था। जब मैक्सवेल ने बताया था, उन लोगों ने जब स्टार्ट किया तब उनको तो सिर्फ और सिर्फ विजिबल की पता था कि विजिबल रेंज के अंदर ही होगा। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, अल्ट्रावायलेट है, इंफ्रारेड है, एक्सरे है, रेडियो वेव्स है, गामा रेडिएशन है, ये सभी चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, ओके। लेकिन जब बाद में उन लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट की, लोगों ने उनकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी दी, वेवलेंथ दी तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो, और फ्रीक्वेंसी को तो वेवलेंथ कैलकुलेट हो सकती है। और ये काम आप इजीली कर पाएंगे बिकॉज C इक्वल टू एफ लैम्डा फॉर्मूला आप जानते हैं, C इक्वल टू एफ लैम्डा, जिससे हो सकता है, क्लियर। तो उससे हम कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज स्पेक्ट्रम के अंदर, तो सबसे पहले रेडियो वेव आएगी। ये रेडियो वेव के लिए क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम, वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगी। तो बाद में उसके बाद जब माइक्रोवेव स्टार्ट होते हैं तो दोनों के बीच में ऐसे लाइन नहीं दिखती, बस यहाँ रेडियो वेव खत्म हो गया, यहाँ माइक्रोवेव, ऐसा नहीं होता। हाँ,
रेंज है कि इस रेंज में रेडियो होंगे, यहाँ माइक्रोवेव होंगे, और जहां रेंज चेंज होती है उस बीच में दोनों की एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। ओके, शार्प लिमिट डिस्टिंक्ट बाउंड्री नहीं है कि बस यहाँ से आगे जाएंगे तो बस माइक्रोवेव होगा, यहाँ से आगे जाएंगे तो गामा रेडिएशन, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी एक पूरा स्पेक्ट्रम है। ओके, पूरा एक स्पेक्ट्रम का, स्पेक्ट्रम की एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है जिसे हम देख सकते हैं। रेंज तो बहुत छोटी सी है, जब आएगा तब बताएंगे। इतने बड़े स्पेक्ट्रम के अंदर कहीं भी खाली जगह नहीं है, मतलब पूरा स्पेक्ट्रम कंटिन्यू है। कहीं भी फर्स्ट से स्टार्ट करो, रेडियो से स्टार्ट करेंगे और हम गामा रेडिएशन तक जाएंगे, बीच में कहीं भी पोर्शन खाली नहीं है। सभी वेवलेंथ, सभी फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलते हैं। ओके, और डिफरेंट मेथड के लिए उन लोगों ने वो चार्ट बना के दिया। बराबर। सबसे पहले एक काम करो, 11 नंबर क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। 11 नंबर क्वेश्चन एक बार कंप्लीट करो। 11 नंबर क्वेश्चन इसलिए पढ़ना कि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, और बाद में हम वो पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रम में क्या है, तो डिफरेंट वेव की इंफॉर्मेशन है। हाँ जी, क्या 2 हो जाएंगे? कंप्लीट।
यहाँ से उन लोगों ने डिफरेंट बाइफर्केशन दी है। आज हो सके तो 2 कंप्लीट कर लेंगे, बाकी किसी नेक्स्ट पीरियड में कंप्लीट कर लेंगे, मतलब चैप्टर नंबर 8 की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले रेडियो वेव, सबसे पहले रेडियो वेव। अब देखो रेडियो वेव के लिए उन लोगों ने लिख के दिया कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो रेंज 500 किलोहर्ट्ज टू 1000 मेगाहर्ट्ज। 500 किलोहर्ट्ज 1000 मेगाहर्ट्ज 5 into 10 किलो मतलब 3 1 into તો 3 કહીને તમે 5 લખ્યો છે, શું થયું? 5 લખ્યો છે, 3 આવશે। अरे लेकिन 500 के 2 जीरो कहाँ गए? હા ઓકે ઓકે ओके 5 into 10⁵ hertz to 1 into mega 10⁶ plus 3। तो यहां तक की रेंज वो रेडियो वेव के लिए होती है। क्लियर? अब इसमें भी बाइफर्केशन दिया कि सबसे पहले पुराने रेडियो स्टेशन थे, मीडियम वेव या एएम, सपोज पुराने रेडियो स्टेशन जब स्टार्ट होते होंगे तब आपने कभी का आवाज सुना दी, तो मतलब सुना होगा तो उन लोगों ने बता दिया इतनी फ्रीक्वेंसी पे ये कौन सा स्टेशन है, वो लोग बता देते। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाले जो भी रेडियो स्टेशन है अभी भी वो स्क्रीन मतलब जो स्केल रहता है रेडियो का पुराना भाई, जैसे मैन्युअली रोटेट करके हम ट्यूनिंग करते थे तो वहां एएम लिखा होता है, और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर 530 किलोहर्ट्ज टू 530 किलोहर्ट्ज टू उन लेकिन लिखा है 1710 किलोहर्ट्ज, ये एएम के लिए होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए होता है। शॉर्ट वेव, ओके, ये शॉर्ट वेव जो है उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी हाई रहती है, और जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ओके, वो तो इससे भी ज्यादा होगा। लेकिन इससे पहले एक चीज और भी दी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव यूज्ड इन द टीवी ट्रांसमिशन। टीवी के लिए क्या लिखा? 54 MHz, ये एएम के लिए था। उसके बाद टीवी के लिए 54 MHz टू 890 800 क्या लिखा? 890 MHz, ये टीवी के लिए। ये किसके लिए होगा? टीवी के लिए। कैपिटल एम स्मॉल एम नहीं तो मिली हो जाएगा। और इससे ज्यादा मतलब ये दोनों के बीच में रेंज आई, इससे ज्यादा कैसे होगा? इससे दोनों के बीच में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम 88 MHz टू 108 MHz, ये एफएम, जो एफएम रेडियो स्टेशन हम सुनते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी इसके बीच में होती है 88 MHz टू 108 MHz। वो लोग जो स्टेडी स्टेशन का 94.21 जो भी बताते हैं ना, वो उसकी MHz फ्रीक्वेंसी होती है, ओके, जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से चलता है। क्लियर? मेरे ख्याल से ये एमसीक्यू में भी होगा इस बार, चेक करते हैं। चैप्टर नंबर 8 की एमसीक्यू, फ्रीक्वेंसी ऑफ एफएम रेडियो बैंड फ्रॉम, ऐसा करके लिखा है। इस बार एमसीक्यू में पूछा गया है 2020 मार्च में। 88 MHz टू 108 MHz, मतलब ये कुछ लिखा है ना, वो याद रखना पड़ेगा। हाँ, ये सभी रेंज से एमसीक्यू पॉसिबल है। बात है मोबाइल फोन के लिए, उसने लिखा मोबाइल फोन की जो फ्रीक्वेंसी बहुत हाई थे, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। देखो उसने यूएचएफ लिखा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर फुल फॉर्म भी लिखा। यूएचएफ मतलब अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, ओके यूजर। और उन लोगों ने जो टीवी कम्युनिकेशन होती है और रेडियो, इसमें रेडियो वेव जो है उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी टीवी के लिए होनी चाहिए, क्योंकि रेडियो में सिर्फ साउंड वेव, टीवी के लिए साउंड और वीडियो दोनों। हर शॉर्टकट के बाद एक बॉक्स बनाया है दर्पण के अंदर, इसमें इन जो काम में आ रही चीज है वो लिख के दी उसने। पहले बता रेडियो वेव की जो वेवलेंथ है 0.1 मीटर टू 600 मीटर, 0.1 मीटर टू 600 मीटर। रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 किलोहर्ट्ज टू 1000 MHz,
ओके, सोर्स कहां से वो मतलब मिलेंगे, इसकी सोर्स कौन सी है, तो लिखा एक्साइटिंग चार्ज या ऑसिलेटिंग सर्किट, एलसी ऑसिलेटर वाली सर्किट या चार्ज को एक्सलेट करेंगे वहां से। ये इन्वेंट किसने किया था, तो हमको पहले भी बताया गया था जब डिफरेंट डिफरेंट वेव्स बन रहे थे तब एक ही साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले इसको ट्रांसमिट किया था, वो मार्कोनी। तो मार्कोनी ने सबसे पहले 1895 के अंदर उसको ट्रांसमिट किया था और वहां से रेडियो वेव की स्टार्ट है। और इसकी प्रॉपर्टीज कौन सी, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, तो उसने लिखा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों। तो ये ऐसे एक बॉक्स है कि जिसके अंदर नेसेसरी जो इंफॉर्मेशन है जो आपको काम में आएगी वो उन लोगों ने लिख के दी है। इसके लिए ये रेडियो के लिए होगा। चलो रेडियो एक बार पढ़ दो, बाद में देखते कितना टाइम हुआ। बाद में माइक्रोवेव, रेडियो वेव वाली फिर पैराग्राफ कंप्लीट करो। हर पैराग्राफ 2 मार्क्स में होगी। ये इसको कंप्लीट, चलो आज इतना ही रखते। 4 to 14 पहले तो कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है, 4 to 14, और 12 नंबर क्वेश्चन मतलब रेडियो वेव, इतनी इंफॉर्मेशन लिख के देना है। नेक्स्ट में सभी को कंप्लीट कर लेंगे। चलो इतना रखो, चलो आज, क्योंकि लास्ट टाइम आपने 9 स्टूडेंट ने सिर्फ होमवर्क कंप्लीट करके दिया है। ओके, अब ये लिस्ट देखेंगे हर बार, बाद में नया एक्शन लेना पड़ेगा। जो होमवर्क है उसको कंप्लीटली सबमिट करना है। सिर्फ 9 स्टूडेंट लास्ट लेक्चर की होमवर्क कंप्लीट करके दी है। आज फटाफट फटाफट लिखना शुरू करो, 4 to 14 और 12 नंबर क्वेश्चन रेडियो वेव वाला, इतना मुझे आज कंप्लीट करके दो। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? સર દિવાળી પછી સ્કૂલ રીઓપન થવાની છે કે રીતના છે? મારે તો સ્કૂલ છે, સ્કૂલ જઈને પૂછો તમે ક્વેશ્ચન અમને હું કામ કરું છું, મેનેજમેન્ટને પૂછો સ્કૂલ ક્યારે ઓપન થવાની છે, કારણ કે એ બધા રૂલ આપણે તો એક જ કામ, ફિઝિક્સ કન્ટિન્યુ, બરાબર? એ રીઓપન કરે ના કરે કોને ખબર. કોલેજીસનું હજુ ડિસિઝન નહીં આપ્યું, એડમિશન થયા એની ક્યારે કોલેજ સ્ટાર્ટ થશે એની ડેટ નથી આવી. થશે એવું કહી દીધું છે, રીઓપન થશે, ઇન્સ્ટન્ટ થશે કે ડિસેમ્બર 1 થી થશે ખબર નહીં, પણ કાલે સાઇન થઈ ગઈ છે કેબિનેટની મીટિંગની અંદર. સીએમએ પણ એ રૂલ એના પર સાઇન કરી દીધી છે લેટર પર, એટલે હવે જલ્દીથી જલ્દી પહેલામાં પહેલું, અને એમાંય સ્કૂલ સ્ટાર્ટ તો પહેલા 10th and 12th એ પહેલા કમ્પ્લીટ થશે, તો વધારે વાર નહીં લાગે. હવે ક્યારે કરે તો હવે ત્યાં ખબર પડે તો, બાકી હજુ કોઈ ડિસિઝન આપણે જાણતા નથી. સ્કૂલમાં જ પૂછવું પડે ક્યારે, કે લેટર બધા ત્યાં આવતા હોય, ક્યારે સ્ટાર્ટ કરવાના, શું કરવાના. 9th સબમિશન હવે પૂછી જોવાનું. સર બોલો. આ JEE નો ટેસ્ટ ફર્સ્ટ ને થર્ડ સન્ડે તો આ વખતે સેકન્ડ સન્ડે બી કન્ટિન્યુ કર્યો. એક મિનિટ, હું એમ કહું છું, મેં થોડો કર્યો, તમે લોકો કેવા ક્વેશ્ચન, સિલેબસ બહારના ક્વેશ્ચન તમે મને પૂછો છો. હું તમને એમ કહું છું કે એ બધું ત્યાંથી જ છે. કયા ચેપ્ટર ટેસ્ટ છે પવન સર તમને કહે છે, બરાબર? એ ત્યાંથી કોણ આપશે? પવન સર આપશે તમને કે ભાઈ આ ચેપ્ટર ટેસ્ટ છે. હવે ટેસ્ટ પહેલા એવું હતું કે ભાઈ
ટેસ્ટ ફક્ત ને ફક્ત